लोन पेयर होते हैं, मैंने बताया ही था। अब मान लो कि ये होमोलेटिक बॉन्ड फिजन हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर हुआ, तो ब्रोमीन के पास देखो एक इलेक्ट्रॉन ये और 3 लोन पेयर पहले से थे, तो टोटल कितने हो गए बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन ही तो हुए हैं। बेचारे को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। और न्यूट्रल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। देख लो बेटा, कोई भी चार्ज नहीं है, इसीलिए न्यूट्रल है। रेडिकल को न्यूट्रल बोलते हैं, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव आएगा उसको चार्ज बोलते हैं। ठीक, ये जो दोनों हैं, ये दोनों थोड़ी देर में मैं पढ़ाने वाला हूँ, जिसे कार्बन और नाइट्रोजन बोलते हैं। थोड़ी देर में ये इन डिटेल में बताने वाला हूँ, टेंशन मत लो। और ये ध्यान से देखो तो आपके सामने ये सब के सब लुईस एसिड दिख रहे होंगे। देख लो ध्यान से, ये सब लुईस एसिड है। क्या आप सबको पता है कि लुईस एसिड क्या होता है? क्या आप सबको पता है लुईस एसिड क्या होता है? मैं बता देता हूँ। लुईस एसिड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है बेटा। लुईस एसिड ये वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। ध्यान से सुनेंगे जो मैंने बोला। लुईस एसिड कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। समझ में आई बात? क्लियर हो गया बेटा? तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? BF3। अब देखो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कैसे हुआ, BF3 का एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूँ। अगर मैं BF3 की बात करूँ तो ये B, ये F, ये F, तो जरा ध्यान से देखो तो उसके पास कितने सिग्मा? 3 सिग्मा। और बोरोन याद करो लोन पर नहीं रखता, ग्रुप 13 वाला है, मैंने बताया लास्ट क्लास में। तो इसके पास 3 सिग्मा है, इसका मतलब कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड बनाने के बाद, क्योंकि ये 3 मॉलिक्यूल बनने के बाद भी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि जो बोरोन है, सेंट्रल एटम को देखना है, सेंट्रल एटम। बोरोन जो है वो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 रख सकता है, लास्ट क्लास में पढ़ाया। और इसके पास अभी 6 है, मतलब 2 और ले सकता है। आई बात समझ में? एक वैकेंट ऑर्बिटल। क्लियर हो गई बात ये? तो ये सब लुईस एसिड है। अब मुझे बताइए, क्या H रेडिकल लुईस एसिड है कि नहीं? जल्दी से बताओ, क्या H रेडिकल जो है वो लुईस एसिड है या नहीं है? नहीं है बेटा, नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही डब्बा रहता है, वो 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है। और H रेडिकल का मतलब ये होता है, ध्यान से सुनेंगे, इधर ऊपर साइड बता रहा हूँ। H रेडिकल का मतलब ये हुआ कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। लुईस एसिड तब ये होता है जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले पाता, लेकिन इसके पास जगह ही नहीं लेने, इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लेने की जगह है। इसलिए H रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल तो है, इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन ये लुईस एसिड नहीं है, क्योंकि लुईस एसिड की ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होनी चाहिए। समझे कि नहीं? जल्दी से बताओ, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब समझना ध्यान से, एक और बात पूछ रहा हूं। मैं पूछूंगा, क्या दुनिया के सारे लुईस एसिड, दुनिया के सारे लुईस एसिड क्या इलेक्ट्रोफाइल होते हैं? हाँ होते हैं। क्यों? लुईस एसिड का मतलब ही इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे एक्सेप्ट किया, ऑर्गेनिक में बोलते हैं भाई साहब तुम तो इलेक्ट्रोफाइल हो, इलेक्ट्रॉन को अलग करने वाले लगते हो। क्या समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? समझ में आई बात? चलिए ठीक है। अब अगर किसी ने बोला कि आप दुनिया के सारे इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान से सुनना, क्या दुनिया के सारे इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड होते हैं? क्या दुनिया के सारे इलेक्ट्रोफाइल? नहीं। यहाँ पे H रेडिकल बैठा बोला, बेटा इधर कैसे H रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। समझ में आई बात? लेकिन ये लुईस एसिड नहीं है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आगे बात समझ में यहाँ तक? चलिए, तो 2 टाइप के हमने इलेक्ट्रोफाइल पढ़ लिए। पहला पॉजिटिव चार्ज वाला, दूसरा न्यूट्रल फिर भी इलेक्ट्रोफाइल। तीसरा देखो क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। तीसरा क्या बोलता है? न्यूट्रल विथ कंप्लीट ऑक्टेट बट एक्सपेंडेबल वैलेंस शेल। ध्यान से समझना इस बात को, बहुत ही आसान है। अगर लास्ट क्लास का तुमने पढ़ के रखा है तो मैं बता रहा हूँ, मजा ही आ जाएगा पढ़ने में। अब देखो PCl5, PCl3, SnCl4। अगर मैं PCl3 की स्ट्रक्चर बनाऊं, ध्यान समझना, PCl3 की स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बनेगा? फॉस्फोरस, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। याद करो फॉस्फोरस कौन से ग्रुप से है? 15, तो नाइट्रोजन वाला है, तो 3 बॉन्ड बनेगा। ध्यान समझना ध्यान से। 3 बॉन्ड तो एक लोन पे रखेगा जैसा नाइट्रोजन रखता है। जरा ध्यान से देखो, फॉस्फोरस के पास अभी 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? जल्दी से चेक करके बताओ। यहाँ पे PCl3 में फॉस्फोरस के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, समझ में आई बात? है, बहुत अच्छी बात है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास, फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो 3rd पीरियड एलिमेंट है। याद करो, फॉस्फोरस जो है वो कौन सा पीरियड एलिमेंट है? 3rd पीरियड एलिमेंट है। और मैंने पढ़ाया था कुछ
थर्ड पीरियड एलिमेंट के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। याद आया? मतलब डी ऑर्बिटल कटोरा लेके बैठा रहता है कि भाई कोई आ जाए तो अपन इलेक्ट्रोफाइल बन जाएंगे। क्या समझ में आई बात? इसीलिए जब फोस्फोरस कर सकता है तो एसएन भी कर सकता है। तो वैसे स्पीशीज जो ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए हैं और अगर उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है थर्ड पीरियड और उसके नीचे जो भी दिखेंगे वो सब के सब इलेक्ट्रोफाइल बन सकते हैं क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जगह है। क्या समझे बेटा? क्लियर हो गया? चलिए एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है वो देखिए। लास्ट वाले देखना ध्यान से। हाँ बेटा क्रेज होगा ना जो तुम पूछ रहे हो। चलो फोर्थ नंबर देखो। हाँ बेटा अपूर्व, एक बच्चे का डाउट है PCl3 में जो लोन पेयर है वो बॉन्ड बना सकता है क्या अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? एकदम बना सकता है। PCl5 का देख सकते हो। PCl5 में अगर ध्यान से देखा जाए PCl5 में फास्फोरस के 5 बॉन्ड होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। फिर भी ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्योंकि इसका डी ऑर्बिटल खाली है, क्योंकि इसका डी ऑर्बिटल खाली है। हाँ बेटा वंशराज होगा। क्या समझ में आ गई बात? फास्फोरस जो है इसके पास बाहर वाले में 10 इलेक्ट्रॉन लेकिन इसके पास डी ऑर्बिटल है क्योंकि थर्ड पीरियड में 3s 3p एंड 3d भी होता है, आपने पढ़ा होगा। क्या समझ में आ गई बात? ये थर्ड पॉइंट क्लियर है बेटा? चलिए अब नेक्स्ट देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? न्यूट्रल विथ कंप्लीट ऑक्टेट बट नॉन एक्सपेंडेबल वैलेंस शेल हियर एग्जिस्टिंग बॉन्ड नीड टू बी ब्रोकन। सब लोग ध्यान समझना, इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो O3 को, बाकी का समझना जो मैं बता रहा हूं। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास पोलर पाई बॉन्ड है, ध्यान से सुनेंगे क्या मैंने बोला। पोलर पाई बॉन्ड इट कैन बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर ये पोलर पाई बॉन्ड क्या है? ये पोलर पाई बॉन्ड क्या है ना? अब ध्यान से सुनेंगे। देखिए पोलर पाई बॉन्ड का मतलब समझिए। जैसे मान लो कि A डबल बॉन्ड B है ना बेटा, A डबल बॉन्ड B और A डबल बॉन्ड B में B पर मान लो मैंने ऐसा बोल दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो B की A से ज्यादा है। मान लो मैंने ऐसा कुछ बोल दिया तो मुझे बताओ B पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव। और A पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो A और B में दो पोल्स बन गए, देख रहे हो? तो क्या हो गया? पोलर हो गया। AB बॉन्ड पोलर हो गया। इसके बीच में पाई बॉन्ड है तो इसे हम बोलेंगे पोलर पाई बॉन्ड। बस इतना सही है। मतलब जिस दो एटम के बीच में पाई बॉन्ड है, ध्यान से सुनिए, जिस दो एटम के बीच में पाई बॉन्ड है और उनमें EN का डिफरेंस है तो हम बोलेंगे कि वह इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम करेगा। समझ में आई बात? ये अब राजेशकर बोल रहा है सर ये तो हर पाई बॉन्ड में होता है ना। 3 बार मैसेज मत करो नहीं तो बेटा बहुत लफड़ा खाओगे तुम, बता रहा हूं मैं। C डबल बॉन्ड C में EN डिफरेंस है, क्या कहते हैं? ध्यान से देखो जरा। डाउट पूछने से पहले दिमाग तो लगाया करो यार। और अथर्व बेटा क्या बोल रहे हो? बॉक्स में करो एसेंशियल फोर को। क्यों करूं बॉक्स में इसको? बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो। चलो सब लोग ध्यान से देखो। CO2 की अगर बात करें तो पोलर पाई बॉन्ड कैसे? ध्यान से देखो। कार्बन और ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, कार्बन और ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और इन दोनों में EN डिफरेंस है। तो जिसके पास पोलर पाई बॉन्ड है सबके पास होगा बेटा। COCl2 में है, POCl3 में है, SOCl2 में। और O3 कैसे इलेक्ट्रोफाइल है तो ये तो मैं आपको रिएक्शन के टाइम पढ़ाऊंगा इन डिटेल। रिएक्शन मैकेनिज्म 2, ठीक है बेटा? क्योंकि कुछ चीजें आप रिएक्शन के साथ ही सीख सकते हो। तो इलेक्ट्रोफाइल की सारी बातें मैंने यहाँ पे बता दी। हर्षवर्धन पूछ रहा है N2 कैसे इलेक्ट्रोफाइल है? अरे भाई नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, देखना बेटा। लास्ट क्लास का पढ़ के तो आया कर, लास्ट क्लास का तो पढ़ के आया करो। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं। यही सब चीज बचने के लिए मैंने सबसे पहले GUC के पहले बेसिक चीजें बताई थी। मुझे पता है कि आप लोगों ने 11th में कभी ना कभी पढ़ाई छोड़ दी होगी, इसलिए बताया था। लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे ना तो फिर कोई फायदा नहीं है आपको इससे पढ़ने से। जो भी पढ़ाया जाता है आपको पढ़ के आना ही पड़ेगा। सब लोग ध्यान सुनो। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, 3 बॉन्ड होते हैं, ये 2 ही बॉन्ड है, मतलब एक बॉन्ड कोई लेके जा चुका है इसका, इसीलिए पॉजिटिव है।
6 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, देख लो ध्यान से, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जैसा है, 8 रहने चाहिए थे। फोर्थ पॉइंट ध्यान से समझो, इलेक्ट्रोफाइल कैसे हुआ ये। पोलर पाई बॉन्ड इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल होता है कि अगर मान लो, हाँ यहाँ पे समझा दे रहा हूं, ध्यान सुनो किस तरीके से पोलर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल होता है। अगर मान लो कि कोई C डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, ऑक्सीजन की एन ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ लेके चला जाएगा। किसके प्रेजेंस में, किसी इलेक्ट्रॉन देने वाले स्पीशीज के प्रेजेंस में। अब सब लोग सोच के बताओ, इस एरो को दिखाने के बाद ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, जल्दी से बताओ। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और कार्बन पे पॉजिटिव। तो बताओ क्या ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव नहीं कर रहा है? क्या समझ में आ गई बात? तो पोलर पाई बॉन्ड क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला आता है ना बेटा, तो उसके पाई बॉन्ड को तोड़ देता है। बस इतना ही सही बताना था। तो सबको समझ में आ गया इलेक्ट्रोफाइल की कहानी। तो मैं किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल के दिमाग में रखता हूँ, सब लोग ध्यान समझिए। पहली बात, इलेक्ट्रोफाइल को दिमाग में रखने का जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे बोलते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज वाले लेकिन ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए, दूसरा फ्री रेडिकल वाले, तीसरा लुईस एसिड का मतलब ही हुआ उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, पक्का है इसका मतलब यही हुआ। और चौथा पोलर पाई बॉन्ड। इन शॉर्ट अपन इस तरीके से याद कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में याद अभी नहीं करेंगे, अभी बार बार पढ़ेंगे हैंडआउट को ऐसे पढ़ना है कि बेटा जब 10 दिन बाद पढ़ो ना तो 2 मिनट में ही 2 पेज पढ़ लो, समझ में आया? इसीलिए हैंडआउट को बार बार पढ़ना है और समझ के पढ़ना है। जो बच्चा समझ के पढ़ेगा उसी को फायदा होगा, ठीक है बेटा? क्योंकि ये क्लास नहीं है कि मैं पूछ लूं, आप पूछ लिया, हाँ बेटा चल सोनी तू उठ जा, तेरे से पूछ रहा हूँ बता दे, अंशिका बेटा तू उठ जा, तेरे से बता दे। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको ट्राई करना है ना। फ्री रेडिकल में एक ही, अब एक बोल रहा फ्री रेडिकल का फिर से बताओ बेटा, ये सब बातें मत क्या करो, लास्ट क्लास में भी सिखा दिया है फ्री रेडिकल का, इस बार भी बता दिया। चलो अब ध्यान से देखो, कुछ बातें इंपॉर्टेंट जो है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही है कि बहुत सारे बच्चे रट्टा मार के बैठते हैं, रट्टा मारने वाली चीज नहीं है। सब ध्यान सुनो, इसको बोला गया नॉट इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहली बात, दे आर एस ब्लॉक एलिमेंट, ये तो पता होगा। एस ब्लॉक एलिमेंट आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं जनरली, आपको पता होगा, समझ में आ गई बात? ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट हो गए। उसके बाद दूसरी बात समझना जो मैं बोल रहा हूँ, एस ब्लॉक एलिमेंट हो गए, और ये सोडियम के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर तुमने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। समझ में आ गई बात ये? और 10 इलेक्ट्रॉन हमें पता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, तो इसकी स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि किसी से रिएक्शन नहीं करता। आपने पढ़ा होगा कि Na जो है इस तरीके से बॉन्ड बनाता है, Na+ और Cl-, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आपको पता होगा ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक इलेक्ट्रॉन लेके कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन करता है। तो Na+ K+ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं, ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात का। क्या समझ में आ गई बात? ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब पता है ना, 2 8 स्टेबल कंडीशन में आ गए, क्लियर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। अब देखो ध्यान से, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ये बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, सब लोग ध्यान समझना। पहले अगर तुमसे किसी ने पूछ दिया, देखो ये बहुत सारे बच्चे याद करते हैं, याद करने की जरूरत ही नहीं है, देखो ध्यान से। अब सब लोग सोच के बताओ, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है या नहीं है, और है तो कितने हैं? इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है? कॉन्सेप्ट के साथ दिमाग में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ। जल्दीबाजी में बोल के क्या कोई प्राइज दे रहा हूं मैं? 5000 रुपए नहीं दूंगा बेटा, मैं बता रहा हूं, आप सोचो फिर जवाब दो। चलो ठीक है, सबका कुछ ना कुछ आंसर आ गया। अब मैं बोल रहा हूं उसको सुनो, सब लोग ध्यान सुनो, लिखना बंद करो। मैं कैसे सोचता हूं यार, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और 2 लोन पेयर रखता है। मेरे दिमाग में क्या है, ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड पेयर बनाता है एंड 2 लोन पेयर रखता है। यहाँ पे कितने हैं? 3 बॉन्ड बन गए। अच्छा, एक बॉन्ड बढ़ गया, इसका मतलब एक ही लोन पेयर होगा इसके पास, क्योंकि एक लोन पेयर डोनेट किया गया। मैंने तो ऐसे सोचा, आपने पता नहीं कैसे सोचा, ठीक है। अब कोई बोला कि ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज है तो क्या वो इलेक्ट्रोफाइल है क्या? तो मुझे तो इतना ही पता है
कि भाई जो ऑक्सीजन है वो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, मुझे तो इतना ही पता है भाई। पहले तो ऑक्सीजन जो है सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, उससे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज है यार, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी तो दिख रही है सेकेंड पीरियड में, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन है। और इसके पास है कितने, जरा चेक करो, तो 3 सिग्मा के साथ एक लोन पेयर है, मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये बेचारा इलेक्ट्रॉन लेना तो चाहता है, लेकिन ले ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट के पास जितने कमरे थे ना, जिसको ऑर्बिटल बोल रहा हूं, उसके पास रखने की जगह ही 8 है। तो ये बेचारा बोल रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के पास चला गया। तो मान लो कोई बाहर से आया कि चल भाई तू इलेक्ट्रॉन रख दे, बोल रहा है यार कैसे रखे, इलेक्ट्रॉन लेने की जगह भी नहीं। मतलब ये तो वही बात हो गई कि ये चाहता भी है कि मेरे को इलेक्ट्रोफाइल बोलो, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल लेने के लिए इसके पास जगह भी नहीं है। क्या समझ में आ गई बात सबको कि ये जो है इलेक्ट्रोफाइल नहीं, क्यों नहीं है, ये समझ में आ गया। अब सेम कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आप इसमें दिमाग लगा सकते हो, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 पॉजिटिव। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव क्यों आया, जो बहुत बच्चों को पहले नहीं आ रहा था। अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव समझ में आया। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, सोचना है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3। वेरी गुड, 4 बना लिया मैंने, लोन पर गया। तो नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी फिलहाल नाइट्रोजन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी देखो, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ कि ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया मान लो, तो ये पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट कर रहा है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास कमी है। क्यों? क्योंकि इसका खुद का जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करना पड़ रहा। तो अब इसको किसी ने बोला बेटा तुम इलेक्ट्रोफाइल हो, तो बोला हाँ मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ठीक है इलेक्ट्रॉन लो। तो फिर नाइट्रोजन क्या बोलता है, यार मैं तो सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता हूँ। तो अच्छा उससे क्या हुआ, यार मेरे पास मैक्सिमम जो है ना डब्बे हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की जो टेंडेंसी है वो 8 ही है। अच्छा तो मैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो बेटा तुम इलेक्ट्रोफाइल नहीं बन सकते। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात एकदम अच्छे से बेटा, क्लियर हो गया। अब सुनो, एक बहुत ही अच्छी बात इसमें लिखी गई है, ये तुम्हें मैं समझाता हूं। ये इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं है बट एक बहुत अच्छे सोर्स है। ये क्या होता है बेटा, ये बहुत अच्छे सोर्स क्यों है, देखो क्यों। देखो अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है तो मजा आ जाएगा, ध्यान से समझें, ध्यान से समझें। H3O पॉजिटिव, इस या फिजिकल केमिस्ट्री में भी लास्ट क्लास पढ़ाया बेटा, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, है ना। ये एक बहुत अच्छा एसिड है बेटा, ये बहुत अच्छा एसिड है। और एसिड क्या करता है आपको पता है कि H+ रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, H+। अब आप खुद से सोचिए कि अगर H3O+ में H+ चला गया तो सोचो H+ कैसे क्या होगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया कि दे के गया, सोचो यहाँ हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया या दे के गया, दे के गया। मतलब उस ऑक्सीजन के पास फिर से 2 बॉन्ड बन गया, अगर 2 ही बॉन्ड है तो इसके पास 2 लोन पेयर बन गए। तो देखो यह एक एसिड है जो H+ बहुत अच्छे से देता है, इसीलिए यह सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है। क्या समझ में आ गया, मतलब खुद तो इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है लेकिन अपने आप को तोड़ के एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देता है। जल्दी से बोलो समझ में आ गया कि नहीं बेटा, जल्दी से बता दे, एकदम बढ़िया समझ में आ गया, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की कहानी क्लियर हो चुकी है ना। क्योंकि ये एसिड है, जैसे ही पानी में जाएगा H+ छोड़ देगा, बोले ले भाई H+ रख दे, और जैसे ही H+ दे देगा तो ये एसिड H+ देते हैं और H+ जो होता है वो एक इलेक्ट्रोफाइल। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल के बारे में। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, ध्यान समझेंगे। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, मतलब भर भर के इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और हमेशा ध्यान में एक बात दिमाग में रख लो, हमेशा रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में ही होती है। तो जिस बच्चे को इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का नॉलेज है वो फोड़ के रख देगा एग्जाम। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जो समझ लिया, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी बहुत प्यार से। चलिए इनफैक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो भी बहुत मजा आने वाला है। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, टेंडेंसी जिसके पास हो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो देखो सबसे सस्ता तरीका इसका पढ़ने का कि भाई किसी के पास इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी तो डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन रहता किसी किसके पास है, कोई भी ऐसा स्पीशीज, ध्यान से समझेंगे, कोई भी एक ऐसा स्पीशीज जिसके पास लोन पेयर हो
या नेगेटिव चार्ज हो, बात तो एक ही है बेटा, वो जो है न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। वो क्या बन सकता है? न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। कैसे? ध्यान समझेंगे कैसे बन सकता है। सोचो, कोई भी स्पीशीज जिसके पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, है ना बेटा, अभी मत बोला करो थर्ड पॉइंट था, मैंने पढ़ा दिया है, मयंक को पढ़ा दिया है मैंने, ठीक है। चलिए जो मैं बता रहा हूँ ध्यान सुनेंगे। यहाँ पे कभी भी लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज दिखे तो समझ लेना कि वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोफाइल को दे सकता है। क्यों? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लेने वाला, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला। समझ में आई बात? अब एक बात बताओ बेटा, किसी के पास लोन पेयर है और किसी के पास नेगेटिव चार्ज है, पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? बताओ जल्दी से। लोन पेयर की नेगेटिव। अबे नेगेटिव किसी और का इलेक्ट्रॉन रखा है तो किसी और का तो जल्दी देना चाहेगा ना, दे के भाई न्यूट्रल बन जाएंगे। आया बात समझ में? हाँ, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि देख लो ध्यान से, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। और आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है? याद है नेगेटिव कैसे बनता है? बॉन्ड तोड़ के और धोखा दे के। बॉन्ड तोड़ के और धोखा दे के। क्लियर हो गया बेटा? धोखा देगा तो अपने पास दोनों कोवेलेंट बॉन्ड को रख लेगा, बोलेगा आओ इधर। याद आया बेटा? चलिए अब आते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट न्यूट्रल लोन पेयर। देखो हमने पढ़ा है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड के साथ 2 लोन पेयर, देखो हर जगह वही दिखेगा। या नाइट्रोजन 3 बॉन्ड के साथ 3 लोन पेयर, कहीं कुछ दम ही नहीं है यार। ये दोनों पॉइंट में तो कहीं दम होना, दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। देखो उसमें थे पोलर पाई बॉन्ड, इसमें होंगे नॉन पोलर पाई बॉन्ड। तो जो बच्चा पोलर पाई बॉन्ड समझ लिया होगा वो नॉन पोलर पाई बॉन्ड भी समझ जाएगा। कैसे? अब तीसरे एग्जांपल को मैं बस समझा रहा हूँ। सी डबल बॉन्ड सी है, क्या ईएन डिफरेंस है? क्या ईएन डिफरेंस है? नहीं है, दोनों का ईएन तो सेम है, इसीलिए बेचारा ये नॉन पोलर है। और नॉन पोलर है, बीच में पाई बॉन्ड है, इसलिए नॉन पोलर पाई इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनो, इसमें होता क्या, एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एल्कीन में सी डबल बॉन्ड सी होता है, इसमें सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है, और इसमें आपको दिख रहा होगा कि बेंजीन होता है। ठीक है, चलिए ये किस तरीके से होता है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पाई बॉन्ड बनता कैसे आपको पता होगा कि इस कार्बन के पास एक पी ऑर्बिटल होगा और इस कार्बन के पास एक पी ऑर्बिटल होगा, और इन दोनों के पास जो होगा सेम ही होगा। इसका px है तो इसका भी px होगा, और पैरेलल होंगे, और इन दोनों में ओवरलैपिंग हो रही होगी। यही हुआ होगा बेटा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों मिलकर बॉन्ड बना रहे होंगे। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बेटा, वो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे होते हैं? लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। कहीं किसी इलेक्ट्रोफाइल को देख के इनका मन डोल जाता है, भाई इलेक्ट्रोफाइल आके चलो ना यार, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर। आई बात समझ में? तो इसको डिटेल में जब हम पढ़ेंगे, रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। इन डिटेल हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म 2 में पढ़ेंगे, है ना। आपको हल्का सा सिर्फ आइडिया दिया जा रहा है, क्योंकि ये चीजें जब तक आप देखेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पाई इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किसी इलेक्ट्रोफाइल को देख के अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? मजा आ गया? चलिए अब आते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। भाई साहब इसका नाम सुनते बहुत बच्चे सोचते ये क्या आ गया। ध्यान से सुनना जरा। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक प्लस मेटल, बस यही तो है। ऑर्गेनिक प्लस मेटल दिख जाएगा तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। लेकिन बताया गया कि ये न्यूक्लियोफाइल है। ये क्यों है वो एक एग्जांपल से देखते हैं। RMgX, आप लोगों ने मैक्सिमम बच्चों ने सुना होगा, अगर किसी ने 11th क्लास को थोड़ा सा भी सीरियसली लिया होगा ना, सुना होगा। इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है बेटा, रिएजेंट। चलिए सब लोग ध्यान समझेंगे। मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, तो +2 लिख देता हूं, और +2 इस पे है तो इधर -1 आएगा, इस पे माइनस आएगा। हमें पता है मैग्नीशियम एक मेटल है, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, इतनी कम कि कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर बहुत ज्यादा आ जाता है। समझ में आई बात? मतलब कार्बन की ईएन कम, लेकिन मेटल की ईएन उससे भी इतनी कम कि कार्बन मेटल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, और मेटल तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता ही है। सब लोग ध्यान समझेंगे। इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है। अब मुझे बताओ इन दोनों में से आसानी से डोनेट कौन करेगा? सोच के देखो।
EN किसकी ज्यादा होती है, हेलोजन की या कार्बन की? आराम से सोचो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, हेलोजन की या कार्बन की? अब कोई गधा कार्बन भी लिख रहा है, मारो लपड़ यार उसको, कार्बन बोलो तो लपड़ ही खाएगा। EN किसकी ज्यादा होती है, हेलोजन की। लेफ्ट से राइट जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव पत्ती। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रखेंगे या डोनेट करेंगे? इलेक्ट्रॉन को रखेंगे कि डोनेट करेंगे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम रखेंगे कि रखेंगे? अच्छा, तो डोनेट कौन करेगा, आर। देखो ये जो है बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। अब आ गया समझ में, NU का मतलब न्यूक्लियोफाइल है, क्या समझ में आ गया? तो कभी भी कार्बन और मेटल का बॉन्ड दिख जाए, जैसे मान लो RLi दिख गया, तो R पे नेगेटिव मान लेना, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। आगे समझ में क्यों ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल होता है, समझ में आ गया? चलिए ठीक, अब आते हैं ये दोनों। इसका नाम किसी को पता है क्या? इसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो Li प्लस एल्यूमिनियम के 3 ही बॉन्ड होते हैं, लेकिन 4 बॉन्ड बन गए। ठीक है बेटा, 4 बॉन्ड। तो हाइड्रोजन पे एल्यूमिनियम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। आई बात समझ में? 3 ही बॉन्ड होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन आके दिया है। तो देखो ध्यान से, यहां से जो है अपने को H नेगेटिव मिलता है। क्या मिलता है, H नेगेटिव, जिसे हम हाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। और हमें पता है H पर नेगेटिव आ गया तो ये बहुत ही खतरनाक न्यूक्लियोफाइल होगा। तो LiLH4 and NaBH4 जो है ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलते हैं और जाकर किसी पर अटैक कर देते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोन हाइड्राइड, these are the nucleophile because they generate H नेगेटिव। चलो न्यूक्लियोफाइल की बातें क्लियर हो गई बेटा। नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन, ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। क्लियर यहां तक? आगे बढ़ते हैं। देखो अब जो हमने पढ़ रखा है उसी का दूसरा पार्ट है। न्यूक्लियोफाइल है, बट इसका एक स्पेशल नाम दे दिया एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ताकि बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो। अगर नाम पढ़ो, उसका डेफिनेशन पढ़ो तो सब लोग को समझ में आ जाए। अबे कहाँ थर्ड पॉइंट रह गया भाई? थर्ड पॉइंट समझा तो दिया यहाँ पे भाई, गधाया गया एकदम 1 नंबर से। राजेश का तू क्या बात कर रहा है भाई? तू इसी में लगा रहा है क्या? ये सर ने टिक किया है कि नहीं? यहाँ पे ये कब से क्या समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या यहाँ? इसीलिए मैं कमेंट्स फिर देखता नहीं हूँ तुम लोग। सर थर्ड पॉइंट लग रहा है कि खाली सुन रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ से। अच्छा सर ने 1 2 पे टिक कर दिया, 4 पे टिक कर दिया, थर्ड पे टिक नहीं किया, तो चलो सर को कमेंट कर देते कि थर्ड पॉइंट रह गया। ऐसे करोगे तो फिर कैसे चलेगा बेटा? चलो अब देखो, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन आप पढ़ो और आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप खुद से समझ सकते हैं। पहली बात, ये न्यूक्लियोफाइल है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, लेकिन क्या बोला, स्पेशल टाइप का है जिसके पास मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो। मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर मतलब, ध्यान सुनो, एक एग्जांपल मैं इसमें लेता हूँ, ये वाला एग्जांपल देखो, NH2 भाई, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, डोनेट कर सकता है तो न्यूक्लियोफाइल। लेकिन सेंटर कितने हो गए? दो ऐसे सेंटर है, 2 ऐसे एटम है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, इसलिए इसे कहा गया एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या समझ में आ गई बात बेटा? जल्दी से बताओ। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब समझ में आ गया? न्यूक्लियोफाइल तो है, लेकिन डोनेट करने की टेंडेंसी 2 के पास है। अब इसमें देखो पहला वाला एग्जांपल, इसमें नाइट्रोजन के पास भी, ऑक्सीजन के पास भी। लास्ट वाला एग्जांपल देखो, इसमें कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। मतलब वैसा स्पीशीज जिसके 2 एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हो, उसे हम बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ओके बेटा, अब आते हैं एम्बीफाइल। एम्बीफाइल क्या होता है, ध्यान सुनो, देख लो क्या बोला है, देख लो तुम्हें। कैन एक्ट एज बोथ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, मतलब जो हमने पोलर पाई बॉन्ड में पढ़ा था, पोलर पाई बॉन्ड। ध्यान से देखना कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, अच्छे से समझना। नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा। अच्छा अभी ये कोई बच्चा बोले ना मेरे को, सर नाइट्रोजन पे लोन पेयर कैसा, लपड़ खाएगा, 3 बॉन्ड है इसीलिए लोन पेयर है। समझ में आएगी बात? वंशराज बेटा, दोनों में से कौन डोमिनेट करेगा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में, ये अभी नहीं पढ़ना है, ये अभी ये सीखना है न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते है ना। कौन डोनेट करेगा वो सब आगे की बात है, पढ़ लेंगे आगे हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म 2 में। अभी बेसिक दे रहा हूं मैं, सीख लो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ना। हाँ बेटा देखो, पोलर पाई बॉन्ड किस तरीके से होता है, एक समझ लोगे तो सब समझ में आएगा। लोन पेयर है तो ये डोनेट कर सकता है,
इन दोनों में ये डिफरेंस है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। मतलब नाइट्रोजन इसके पाई इलेक्ट्रॉन को अगर अपनी ओर खींचा तो कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, एंड दिस नाइट्रोजन इज बिहेव एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। बोलो, समझ में आ गया? कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि एमबी फाइल को आइडेंटिफाई कीजिए, कभी कभी पूछा जाता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई कीजिए। समझ में आ गया बेटा? तो पोलर पाई बॉन्ड जो भी है वो इलेक्ट्रोफाइल भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, क्योंकि उनके पास दोनों सेंटर है। वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा पूछे हमें कैसे पता चलेगा सर, उसके लिए थोड़ा धैर्य रखिए, आगे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, जो लास्ट क्लास में सिखाया था, ये बॉन्ड फिजन या बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है। बॉन्ड टूटने के दो तरीके, एक होता है होमोलैटिक फिजन और एक होता है हेटेरोलैटिक फिजन। होमोलैटिक में ध्यान से देखिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब ए और बी पहले एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आए थे और फिर दोनों को थोड़ा सा आपने हीट दिया तो ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेके भाग, तो ए रेडिकल बी रेडिकल बन गया। इसमें क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा? इसमें क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अपने को दिख रहा है। तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, हमने पहले भी पढ़ रखा है और इसके केस को मैंने पहले भी समझा रखा है, तो मैं फिर से बता देता हूँ। देखो ध्यान से, फर्स्ट केस ए बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बी पे पार्शियल नेगेटिव, ए पे पार्शियल पॉजिटिव। मान लो तुमने हीट दिया तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन बी की तरफ है, ये दोनों जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, दोनों के दोनों कहाँ चले गए, बी के पास। इसका एरो का मतलब समझते जाओ, मजा ही आ जाएगा। तो बी पर नेगेटिव, ए पर पॉजिटिव, और अगर मैं ये वाला एरो इधर कर दूं तो ए पे नेगेटिव, बी पे पॉजिटिव। बड़ा ही आसान है। फेवरेबल कंडीशंस यहाँ पे हैं, देख लीजिए ये कब कब होते हैं। फेवरेबल कंडीशंस मतलब जनरली, सामान्यतः, मतलब हमेशा तो नहीं होता, लेकिन देखा गया है कि ये लो टेम्परेचर पे हेटेरोलाइटिक फिजन हो जाता है, या किसी आयंस के प्रेजेंस में हो जाता है, या किसी पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होता है। सॉल्वेंट भी रिएक्शन मैकेनिज्म 2 में सिखाऊंगा, हालांकि ये चीज आपको पता होनी चाहिए, स्टिल मैं आपको सिखाऊंगा पोलर सॉल्वेंट ये क्या होता है और क्या नहीं होता है। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ? ठीक है, अब आते हैं इधर। अगर मैं बात करूं लेफ्ट साइड वाले की, होमोलैटिक फिजन में, हाँ कंडीशंस अभी याद रख लो तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। इसमें अगर देखें तो इसमें हाई टेम्परेचर चाहिए। अब थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, इसमें लो क्यों चाहिए, इसमें हाई क्यों चाहिए। लो टेम्परेचर इसलिए चाहिए अपने को हेटेरोलाइटिक में कि पहले से बॉन्ड पोलराइज हो चुका है, एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी तरफ शिफ्ट हो चुकी है, थोड़ा सा चिंगारी जलाने की जरूरत है। जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लगभग सेम होता है, जैसे मान लो कार्बन हाइड्रोजन, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो ये बॉन्ड पोलर है, तो इसको तोड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। आई बात समझ में? तो टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता है। दूसरा ये है कि अगर कोई दूसरा रेडिकल आएगा तो इसको रेडिकल की तरह तोड़ देता है, जैसे इसमें आयंस की तरह टूट जाता है। और ये जनरली नॉन पोलर सॉल्वेंट या गैसियस फेज में होता है। क्यों? क्योंकि गैसियस फेज कब मिलता है, जब टेम्परेचर हम ज्यादा बढ़ा देते हैं। समझ में आ गई बात? गैसियस फेज का मतलब क्या हुआ, जब हमने टेम्परेचर काफी ज्यादा दे दिया, और टेम्परेचर जैसे ही अपन ज्यादा देंगे तो वो होमोलैटिक फिजन होने लगेगा। ठीक है बेटा? तो बॉन्ड फिजन मैंने पहले भी समझा रखा है। अब आते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट में, है ना बेटा? रिएक्शन इंटरमीडिएट, बेटा देखो ये जो पॉइंट्स है ना, ये GOC2 में सारी चीजें क्लियर होंगी यार, ये थोड़ा थोड़ा याद करने के लिए दिया गया बस, और कुछ नहीं। चलो देखो, इंटरमीडिएट बेसिकली अपने पास क्या क्या दिख रहे हैं, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, कार्बन आयन, कार्बिन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन। बेटा इन तीनों का तो एप्लीकेशन बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। कार्बिन 2 रिएक्शन में आएगा या 4 रिएक्शन में आएगा, मतलब 2 इसलिए बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 रिएक्शन है, और 2 रिएक्शन अपन एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो टोटल 4 रिएक्शन आएगा। नाइट्रीन की अगर मैं बात करूं तो 1 रिएक्शन आएगा, और बेंजाइन की बात करूं तो 1 रिएक्शन आएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? अबे रेडिकल इनिशिएटर का मतलब ये हुआ किसी रेडिकल के प्रेजेंस में कर रहे हैं। मैं बोला ना रिएक्शन आएगा, तो मैं समझ लेंगे इनिशिएटर्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, अभी नहीं समझा सकता, रिएक्शन पढ़ूंगा तभी समझाऊंगा। ठीक? और अब आते हैं नेक्स्ट, 1 2 3 4 5 6 6 इंटरमीडिएट है और 6 को पढ़ना है, तो सबका थोड़ा थोड़ा नॉलेज मैं अभी देने वाला हूँ,
और मैं उम्मीद करता हूँ आपको कार्बोकेटायन का मतलब कार्बोनियम आयन है ये पता होगा। और कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं तो 3 ही बॉन्ड रहेंगे और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फ्री रेडिकल में 4 बॉन्ड होते हैं, 3 ही बॉन्ड रहेगा लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कार्बन आयन में 3 बॉन्ड होते हैं बट इसके पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आपको समझ में आ रही है चीजें ये तीनों? कार्बन, नाइट्रोजन और बेंजाइन तो मैं पूरा समझाऊंगा। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो कार्बोकेटायन की केस को देखते हैं। कार्बोकेटायन में चेक कीजिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। तो इसके पास रखने की टेंडेंसी 8 है, 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक डब्बा खाली है और यही इसके पास कंप्लीट वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट करता है। वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है जिसे हम p ऑर्बिटल बोलते हैं। सेकेंड पीरियड एलिमेंट है कार्बन तो p ही रहेगा, d तो रह नहीं सकता बेटा, है ना। और ये देखो sp2 है तो प्लेनर है, ये कार्बन और ये प्लेन में आ गया, ये हमारी तरफ ही हमसे दूर है तो एक ही प्लेन में है बट एक हमारी तरफ है एक हमसे दूर है। आई बात समझ में? फ्री रेडिकल में उसी डब्बे में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो फ्री रेडिकल है ना। और जब 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि उसे हम कार्बन आयन बोलेंगे। ठीक है बेटा, ये आपको स्ट्रक्चर मैंने सिखा दिया, क्लियर है। अब आते हैं फर्स्ट केस, ये हेट्रोलाइटिक से बनेगा, ये होमोलाइटिक से, ये हेट्रोलाइटिक से। ये लास्ट क्लास में चीजें पढ़ा रखी है, मुझे नहीं लगता मुझे बार बार बोलने की जरूरत है। हेट्रोलाइटिक में आयंस बनते हैं, होमोलाइटिक में रेडिकल बनते हैं। अब आते हैं इसमें 3 सिग्मा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, सही बात है। इसमें लोन पेयर 0 है, इसमें भी लोन पेयर 0 है, इसमें लोन पेयर 1 है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इसमें 1 आ जाएगा और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 भी नहीं रहेगा और ना ही कार्बन आयन में रहेगा, है ना बेटा। अब आइए हाइब्रिडाइजेशन में, तो 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, इसमें भी 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का हाइब्रिडाइजेशन में रोल होता है ना बेटा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का हाइब्रिडाइजेशन में रोल होता है बट वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ स्पेशल केस आएंगे, वहां पे आपको सर बता देंगे। ठीक है बेटा, हाँ सब कुछ एग्जाम में आएगा बेटा, प्रकृति राजपूत सब कुछ आएगा एग्जाम में। ठीक, अब आते हैं ये sp3 क्यों हुआ, क्योंकि ये 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर है, इसीलिए ये sp3 हो गया, टोटल वैल्यू 4 हो गया तो हाइब्रिडेशन sp3। ये पहले भी पढ़ा रखा है, ये प्लेनर है, ये भी प्लेनर है। जब ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, क्यों? क्योंकि ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 3 एटम इधर और 1 लोन पेयर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, जबकि इसके